विमर्श के इस वैचारिक मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो अभूतपूर्व रूप से 9 नेशन वॉर भड़का है, यानी 9 देशों के बीच चल रहा युद्ध और उसके ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों के। बिल्कुल। और हमारी आज की इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं जो इस युद्ध के तीसरे दिन के जमीनी हालात, दोनों पक्षों के सैन्य दावों और दुनिया भर के बाजारों में मचे हड़कंप को बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट करती हैं। जी, और इस पूरे स्थिति से एक बहुत ही बुनियादी और अहम रणनीतिक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि क्या किसी देश के शीर्ष नेतृत्व जैसे कि आयतुल्लाह खामेनेई को ख़त्म करने और बड़े पैमाने पर मिलिट्री स्ट्राइक्स करने से, जिन्हें हम डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कहते हैं, क्या उससे एक स्पष्ट रणनीतिक जीत हासिल होती है या फिर एक अनियंत्रित, डिसेंट्रलाइज्ड और विनाशकारी युद्ध को जन्म देता है जो पूरी दुनिया को संकट में डाल देता है? सही। तो मैं इस विमर्श की शुरुआत अपने इस स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कर रही हूं कि देखिए, एडवांस्ड मिलिट्री तकनीक और दुश्मन के टॉप कमांड पर लक्षित प्रहार करना उसके पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने और लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक अत्यंत आवश्यक रणनीति है। लेकिन मैं इस मुद्दे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि ये जो तथाकथित डीकैपिटेशन रणनीति है ना, ये जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल रही है। इसके विपरीत हम जो देख रहे हैं वो ये है कि एक विकेंद्रीकृत या कहें डिसेंट्रलाइज्ड सैन्य संरचना और सस्ते ड्रोन्स पर आधारित असिमेट्रिक वॉरफेयर ने न केवल महाशक्तियों को पंगु बना दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट में ढकेल दिया है। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मेरा नजरिया इस पर थोड़ा अलग है और मैं इसे एक बड़े फ्रेमवर्क में देखती हूँ। हमें इस पूरी सैन्य कार्रवाई को किसी आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। अमेरिका और इजराइल की ये आक्रामक सैन्य रणनीति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। अगर हम हालिया ग्राउंड रिपोर्ट्स के तथ्यों पर गहराई से गौर करें तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर 1000 से अधिक सामरिक ठिकानों पर बेहद सटीक बमबारी की है। ये रैंडम हमले नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुख्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सांप का सर कुचलने के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन हीन हो जाता है। और इस रणनीति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण हमें कूटनीतिक मोर्चे पर दिख रहा है। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE सहित 7 अरब देशों ने एकजुट होकर निंदा की है। इन देशों की रक्षा प्रणालियों के बीच जो अभूतपूर्व सहयोग दिखा है वो साबित करता है कि ये सैन्य दृष्टिकोण सफल है। ये एक स्पष्ट रणनीतिक जीत है। देखिए, ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन क्या आपने उन वास्तविक ग्राउंड लेवल की परिस्थितियों पर विचार किया है जो इस सफलता के दावों के ठीक विपरीत हैं? मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। आप कह रही हैं कि सांप का सिर कुचल दिया गया। जी, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि खामेनेई की हत्या के बावजूद ईरान और उसके सहयोगी गुट अपनी पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हैं, और ये पलटवार कोई दिशाहीन नहीं है। एक साथ 9 देशों UAE, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इजराइल, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और इराक, इन सब पर कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं। क्या ये एक टूटे हुए कमांड ढांचे का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। ये एक हाईली फंक्शनल नेटवर्क का सबूत है। और जिस महाशक्तियों के गठबंधन की आप बात कर रही है ना, जरा कुवैत से आई रिपोर्ट को देखिए। कुवैत में भारी घबराहट के बीच वहां के डिफेंस सिस्टम ने ही अपने 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया। 880 करोड़ रुपए का एक विमान और ऐसे 3 अत्याधुनिक विमान खुद की ही मिसाइलों का शिकार हो गए। ये साबित करता है कि करोड़ों की ये तकनीक $1,000 के सस्ते ड्रोन्स के झुंड के सामने बिल्कुल बेबस है। ये जीत नहीं, एक खतरनाक विफलता है। आप कुवैत की घटना का जिक्र कर रही हैं। मैं मानती हूं कि युद्ध के दौरान होने वाली फ्रेंडली फायर की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। वॉर जोन में जब आसमान में सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स एक साथ हों तो ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें एक घटना के आधार पर पूरी रणनीति को विफल नहीं मानना चाहिए। वो महज एक घटना नहीं है, वो मेरी बात सुनिए।
आइए हम इस डिबेट के मूल बिंदु पर आते हैं। डिकैपिटेशन यानी टॉप लीडरशिप का खात्मा बनाम डिसेंट्रलाइज्ड रेजिलियंस। मेरा स्पष्ट तर्क यह है कि शीर्ष नेतृत्व को हटाना और IRGC के हेडक्वार्टर को नष्ट करना सैन्य कमान को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी कदम है। जब 1000 से अधिक स्ट्रेटेजिक ठिकानों को अचूक निशानों से नष्ट कर दिया जाता है तो दुश्मन की आगे की युद्ध लड़ने की पारंपरिक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। हथियारों के डिपो खत्म हो जाते हैं। आप इसे विफलता कह रहे हैं, मैं इसे उस ट्यूमर को निकालने की सर्जरी कहती हूँ जो पूरे रीजन को बीमार कर रहा था। अगर आप मुझे बीच में बोलने दें तो मैं इस स्थिति को एक बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। आप ट्यूमर और नर्व सेंटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो एक बहुत ही कन्वेंशनल मिलिट्री माइंडसेट को दर्शाते हैं। रिपोर्टें साफ तौर पर यह बताती हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स की सुरक्षा प्रणाली इस पारंपरिक नर्व सेंटर मॉडल पर काम ही नहीं करती। तो फिर वो कैसे? उनका मॉडल नोड बेस्ड है। ये कई स्तरों पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। एक लीडर के मारे जाने के बाद भी ये प्रणाली काम करती रहती है। अगर डिकैपिटेशन इतना ही सफल था तो खामेनी की हत्या के तीसरे दिन अमेरिका को 1000 ठिकानों पर बम क्यों गिराने पड़े? दूसरी बात, अगर आप इसे सफलता मानती हैं तो गाजा का उदाहरण देखिए। गाजा में 2 साल से भारी बमबारी चल रही है। टॉप कमांडर्स को मारा जा चुका है। 70,000 मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद क्या वहां प्रतिरोध खत्म हो गया? नहीं। और अब ईरान के मामले में देखिए, 131 शहरों पर हमले हुए। मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में 180 से अधिक बच्चियों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है। इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद जवाबी हमले और आक्रामक हो गए हैं। आप लीडर को मार सकते हैं, लेकिन आप एक नेटवर्क को इस तरह बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। मैं गाजा के उदाहरण और नागरिक हताहतों की उस दुखद वास्तविकता को स्वीकार करती हूँ। युद्ध में कोई भी जनहानि बहुत ही पीड़ादायक होती है, लेकिन अगर हम इस संघर्ष के दूसरे पहलू यानी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी बनाम असिमेट्रिक वॉरफेयर की गतिशीलता पर आएं तो कोएलिशन फोर्सेस की सफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन सी सफलता? देखिए, आप सस्ते ड्रोन्स के खतरे की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर इन फोर्सेस के पास एडवांस्ड इंटरसेप्टर, साइबर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं होते तो क्या होता? इन 7 अरब देशों और इजराइल के साझा रक्षा तंत्र ने बड़े पैमाने पर शहरों की तबाही को रोका है। इसके अतिरिक्त इस रणनीति ने सामरिक सहयोग के नए द्वार खोले हैं। ब्रिटेन द्वारा साइप्रस बेस को अमेरिकी फोर्सेस के लिए खोलना कोई छोटी घटना नहीं है। महंगे इंटरसेप्टर का उपयोग जनजीवन को बचाने के लिए किया जा रहा है और नागरिकों की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती। ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पूरी डिफेंस प्रक्रिया के पीछे के अर्थशास्त्र पर विचार किया है? दिक्कत यहाँ तकनीक की नहीं है, दिक्कत अर्थशास्त्र की है। आप जिन इंटरसेप्टर्स की प्रशंसा कर रही हैं, उनमें से एक इंटरसेप्टर की कीमत $2 से $3 मिलियन होती है, और वे नष्ट क्या कर रहे हैं? $1000 के सस्ते कमर्शियल ड्रोन्स। हाँ, लेकिन वो जब आप $1000 के खतरे को टालने के लिए $3 मिलियन खर्च करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये सीधे सीधे दिवालियेपन की ओर ले जाने वाला रास्ता है। असिमेट्रिक वॉर का असली मतलब ही यही है कि दुश्मन आपको आर्थिक रूप से थका दे। और जहां तक आपके सामरिक गठबंधनों की बात है, अल जजीरा पर एक सऊदी अधिकारी का हालिया बयान इसकी गवाही देता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर की सबसे बड़ी जीत है कि उसने महाशक्तियों के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक मोर्चों को सफलतापूर्वक भेद दिया है। आप अर्थशास्त्र और आर्थिक मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इसका ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि वर्तमान में इंटरसेप्टर्स महंगे हैं या ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा आर्थिक झटका महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसे इस तरह से फ्रेम करना चाहूंगी, ये एक शॉर्ट टर्म आर्थिक झटका है जो भविष्य की लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए एक आवश्यक निवेश है। जब आप एक ऐसी चरमपंथी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो दशकों से पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रही है, तो बाजार में कुछ समय के लिए घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना या शिपिंग कंपनियों द्वारा रूट बदलना, ये सब शुरुआती चरण की पैनिक प्रतिक्रियाएं हैं। एक बार जब कोalition फोर्सेस ड्रोन लॉन्च पैड्स को न्यूट्रलाइज कर देंगी तो बाजार स्वतः ही स्थिर हो जाएगा।
मुझे खेद है, लेकिन शॉर्ट टर्म आर्थिक झटका कहकर आप इस क्राइसिस के मैक्रो लेवल इम्पैक्ट को बहुत बहुत कम करके आंक रही हैं। ये कोई सामान्य स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है। जरा रिपोर्ट्स के फैक्ट्स पर नजर डालिए। सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। ये रिफाइनरी रोजाना 5 लाख बैरल तेल का उत्पादन करती है और अब इसके ऑपरेशंस पूरी तरह रोक दिए गए हैं। अमेरिका की शेवरॉन कंपनी ने इजराइल के लेवाइथन गैस फील्ड को बंद कर दिया है। कच्चा तेल पहले ही $82 प्रति बैरल को पार कर चुका है और इसके बहुत जल्द 100 से $120 तक जाने की आशंका है। मैं इन आंकड़ों को स्वीकार करती हूँ, लेकिन सप्लाई चेन में पहले भी ऐसे अस्थायी व्यवधान आए हैं और दुनिया ने उनसे रिकवर किया है। लेकिन ये व्यवधान सिर्फ खाड़ी के तेल कुओं तक सीमित नहीं है। आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट को देखिए। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 27% यहां से गुजरता है। मर्स्क और हेपेग-लॉयड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से अपने जहाज हटा लिए हैं। जराज अब अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाकर जा रहे हैं। फ्रांस की CMA CGM ने $2000 का सरचार्ज लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में हर वो चीज जो समंदर के रास्ते आती है अचानक से महंगी होने वाली है। हाँ, मैं मानती हूँ। और इसका असर सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड पर नहीं पड़ रहा है। जरा भारत को देखिए। एक ही दिन में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 1600 अंक नीचे गिर गया। भारत अपना 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ये कोई शॉर्ट टर्म झटका नहीं है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर किया गया सीधा प्रहार है। एक देश के टॉप लीडर को खत्म करने की जिद में इन नीतियों ने पूरी दुनिया की आम जनता पर भयंकर आर्थिक संकट का बोझ डाल दिया है। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी पर, विशेषकर तेल आयात और इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पर इस युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत जैसे देशों के बाजारों का क्रैश होना ये स्पष्ट करता है कि हमारी दुनिया आज आर्थिक रूप से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन हमें अपने इस विमर्श के मुख्य प्रश्न पर वापस आना चाहिए। जब एक ऐसा सैन्य ढांचा जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि वो एक साथ 9 देशों को निशाना बना सके और दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेड रूट को बंधक बना सके, जब वो आपके सामने खड़ा हो, तो क्या कोई भी जिम्मेदार ग्लोबल पावर उसे नज़रअंदाज कर सकती थी? मेरा निष्कर्ष ये है कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स और एडवांस्ड मिलिट्री तकनीक का उपयोग भले ही आज बाजारों में उथल-पुथल पैदा कर रहा हो, लेकिन कन्वेंशनल मिलिट्री डोमिनेंस ही वो अंतिम साधन है जो इस तरह के बेलगाम नेटवर्क्स को खत्म कर सकता है। अगर हम इस आर्थिक दर्द को आज नहीं सहेंगे, तो कल ये ढांचा और भी अधिक घातक रूप में सामने आएगा। मैं आपके इस दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं और मैं भी इस बिंदु पर आपसे सहमत हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी और शिपिंग पर इसका असर बहुत ही भयानक रहा है। ये हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। लेकिन मैं आपके इस निष्कर्ष से गहराई से असहमत हूं कि ये कठोर कदम लॉन्ग टर्म पीस लाएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन आक्रामक सैन्य रणनीतियों ने अपने मूल लक्ष्य में पूरी तरह विफलता हासिल की है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट को वापस 90 के दशक की अस्थिरता में धकेल दिया है। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि जब कोई भी समूह अपने वजूद को बचाने के लिए एक असिमेट्रिक युद्ध लड़ता है, तो $बिलियन की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक की भी अपनी सीमाएं होती हैं। आप तकनीक से विकेंद्रीकृत नेटवर्क को नहीं मिटा सकते। ये वाकई एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग चर्चा रही है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जियोपॉलिटिकल भूचाल अभी थमा नहीं है। एडवांस्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी की प्रभावशीलता और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की मारक क्षमता के बीच का ये जटिल संघर्ष अभी और कितने रूप लेगा, ये देखना बाकी है। दोनों ही पक्षों के अपने मजबूत तर्क हैं। श्रोताओं, हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन दोनों दृष्टिकोणों का गहराई से विश्लेषण करें और अपनी खुद की समझ विकसित करें। निश्चित रूप से इस युद्ध के ग्राउंड जीरो और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स की अभी और भी कई परतें खुलनी बाकी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।